Hello everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क को एक्सप्लेन किया था, वर्क को डिफ़ाइन किया था, हमने वर्क का कंसेप्ट देखा था, फिर उसको साइंटिफिकली डिफ़ाइन किया था, उसका फार्मूला देखा था, क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है वो देखा था, उसका यूनिट क्या है वो देखा था और किन फैक्टर्स पर वर्क जो है वो डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन की थी। इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। हमने पढ़ा था कि वर्क जो है साइंटिफिकली हम वर्क को डिफ़ाइन करते हैं कि व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो जाए, मोशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाए, जिस डायरेक्शन पे आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में बॉडी में जो है वो मोशन प्रोड्यूस हो जाए, तो हम कहते हैं कि अभी वर्क डन हुआ है। यानी सिंपली व्हेन फोर्स काजेज मोशन, जब फोर्स क्या करे एक बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करे तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि वर्क जो है वो डिपेंड करती है टू थिंग्स पे, एक है फोर्स, एक है डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स ज़्यादा हो तो वर्क डन ज़्यादा होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर होगी तो डेफिनेटली वर्क डन क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने यूनिट पढ़ा था कि वर्क का जो एसआई यूनिट है वो है हमारे पास जूल। 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन मीटर की और 1 न्यूटन मीटर बराबर है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि 1 जूल, ये अभी आपसे प्रैक्टिकल में ये सवाल पूछा जा सकता है कि डिफ़ाइन 1 जूल। आपसे पहले ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ वर्क, फिर आपको वर्क को डिफ़ाइन करोगे, या सिंपल आपको कहेगा कि वर्क का यूनिट क्या है, तो आप उसका यूनिट बताओगे कि जूल है, फिर वो आपको कहेगा कि व्हाट इज़ 1 जूल। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। वर्क का जो यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो है वो हमारे पास जूल है, जो कि एक साइंटिस्ट था। ठीक है, अब हम कहेंगे कि डिफ़ाइन 1 जूल। 1 जूल को आपने क्या करना है, डिफ़ाइन करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप किसी भी चीज़ की यूनिट को डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या कर ले, आप उसकी फार्मूला लिख लें। वर्क का फार्मूला है W इज़ इक्वल टू F क्रॉस S, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर इन सब की यूनिट्स लिख लें। यानी वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट है हमारे पास जूल, तो आप जूल लिख लें। फिर फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है मीटर। फिर उसके बाद इन सब के साथ 1 1 लगा ले, तो इस तरह 1 1, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन क्रॉस 1 मीटर। अब इसको डिफाइन करना है, किस तरह डिफाइन करेंगे, देखो कि वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। हम तब कहेंगे कि वर्क जो है वो 1 जूल है when 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेस अ बॉडी इन 1 मीटर, और वो क्या करे, बॉडी को डिस्प्लेस करे 1 मीटर तक। तो इसको हम कहते हैं कि 1 जूल जो है, यानी 1 जूल वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क को हम कब कहेंगे, या हम तब कहेंगे कि वर्क जो है वो 1 जूल है व्हेन, तब कब, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, जब 1 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाइड हो जाए ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे, एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए ऑन 1 मीटर, कितना, 1 मीटर तक, तो हम तब कहेंगे कि 1 जूल वर्क जो है वो हुआ है। ठीक है, तो 1 जूल की डिफिनीशन ये है। अब इसके बाद देखो, हमने पढ़ा था कि वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क इज़ इक्वल टू एफ एस, इस तरह पढ़ा था। ठीक है, और हमने ये एक्सप्लेन किया था कि जब हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव करें, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें लेकिन जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बॉडी उस डायरेक्शन में मूव ना करे,
तो हम किस तरह कहेंगे कि इफ़ फोर्स मेक एन एंगल, जब फोर्स क्या करे, जब एक बॉडी आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो उसके साथ क्या बना रहा हो, एक एंगल बना रहा हो, देन वर्क डन इज़ कैलकुलेटेड बाय, फिर उस वक्त जब हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, मालूम करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब इस चीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास एक ट्रॉली है, ठीक है, और ये एक बंदा है, ठीक है, एक पर्सन है। इस ट्रॉली को क्या कर रहा है, इस तरह इस पे फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो बॉडी इस ऑब्जेक्ट का जो इस ट्रॉली पे जो फोर्स लग रही है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये बॉडी मूव हो रही है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है। तो देखो यहाँ पर अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स उस तरफ लग रही है, बॉडी इस तरफ मूव हो रही है। अब इन दोनों के दरमियान यहाँ पर ये स्पेस है, इस स्पेस को हम एंगल कहते हैं और एंगल को हम मेजर करते हैं थीटा से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल बन रही है, ठीक है। जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बन रही हो तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने इस फोर्स को रिजॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है। उसको रिजॉल्व करना है इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, किसमें, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। तो फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से है, देखो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये है, इसको एफ ऑफ एक्स कहेंगे क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है। इसका एक कंपोनेंट ये है एफ ऑफ वाई, क्योंकि ये वाई कंपोनेंट पे है, ठीक है। अब देखो x कंपोनेंट के साथ हमने क्या लगाया था, f ऑफ x इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा, इसको हम कॉस थीटा कहते हैं, और f ऑफ y इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया है। तो इसी वजह से जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास एंगल बन रही हो तो फिर हमने देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है, ये इस फोर्स के कौन से कंपोनेंट की वजह से डिस्प्लेस हो रही है। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस एफ कॉस थीटा की वजह से क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। तो अब आपका जो फार्मूला है वो किस तरह होगा, वो आप इस तरह लिखोगे, W इज़ इक्वल टू एफ एस, एक तो फोर्स लग रही है नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट को आप एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, कॉस थीटा की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला ये होगा। अब देखो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। देखो W इज़ इक्वल टू एफ डॉट एस, एस को आप किस तरह लिख सकते हैं, इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डॉट लगाया है, क्या लगाया है, डॉट, ठीक है। देखो अगर आपने इस डॉट को ख़त्म करना है तो इसकी जगह आपने कॉस थीटा लेके आना है, ये याद रखना है। ये फर्स्ट ईयर में फिर आप पढ़ोगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वर्क डन जो है ये एफ और एस के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। तो इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट्स, दैट वाई, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो और डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जब डॉट प्रोडक्ट में आ जाए तो उसका आंसर हमारे पास स्केलर बनता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नंबर 1 तो हमने कहा था कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका एक आंसर ये है। अब इसके बाद हमने इस वर्क डन को क्या करना है, हमने कहा था कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डॉट प्रोडक्ट में आती है, तो इसीलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं कि वर्क डन किस तरह स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी हम ये प्रूव करेंगे कि वर्क डन जो है ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, किस तरह। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मेरे पास ये एक बैग है, ठीक है। मैं खुद क्या कर रहा हूँ, इस बैग पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं इस डायरेक्शन में, ये बैग है, ठीक है, ये मेरे पास बैग है और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे इस डायरेक्शन पे भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ
और इस डायरेक्शन में भी इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये बैग है, मैं इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा वो 1 मीटर है। तो इस डायरेक्शन पर एक फ़ोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, वो फोर्स कितना है, फोर्स जो है वो 1 न्यूटन है, ठीक है। और बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है वो 1 मीटर है, नंबर 1। फिर मैंने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँगा तो मैं कहूँगा कि 1 न्यूटन फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया 1 मीटर, ठीक है। मीटर को स्मॉल लिखना है। देखो हमारे पास क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 न्यूटन और 1 मीटर है, लेकिन डायरेक्शन का इस एक का डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरे का डायरेक्शन इस तरफ है। तो हम क्या लेंगे, हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेंगे, ठीक है। तो हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया इस तरह, ठीक है। और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम इस डायरेक्शन में पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर हमें वर्क डन मालूम करना है तो W इज़ इक्वल टू एफ एस, इस तरह लिखेंगे। F कितना है, वो 1 है, ठीक है, और S कितना है, वो भी 1 है। तो हमारे पास वर्क डन है 1 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन है वो है +1 न्यूटन मीटर है। अगर हम इस तरफ से डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जब हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इस डायरेक्शन पे हम इस फोर्स को भी नेगेटिव लेंगे और डिस्प्लेसमेंट को भी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम वर्क डन को मालूम करते हैं, वर्क डन W इज़ इक्वल टू -1 न्यूटन क्रॉस -1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स है, जब क्रॉस के दरमियान 1 माइनस माइनस आ जाए तो 2 माइनस हमारे पास क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो W इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हुआ कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। आप इससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वर्क डन किस डायरेक्शन में हुआ है, आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इतना वर्क डन हुआ है। दैट्स वाई वर्क इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम वर्क को क्या कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं। इससे पहले भी डिपेंडेंसी की बात की थी, लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल थे। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है उसके दरमियान एंगल बन रही है। तो यहाँ पर जब हम डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो वर्क जो है, वर्क डन, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 फोर्स पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और थर्ड नंबर हमारे पास आ गया एंगल यानी थीटा पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये याद रखने हैं। अब इसके बाद व्हेन वर्क डन इज़ 0, वो कौन सी कंडीशन होंगे जिसमें हमारे पास वर्क डन जो है वो 0 होगी, ठीक है। तो याद रखना है, वर्क डन बिकम 0, वर्क डन हमारे पास तब 0 होगा व्हेन, जब हमारे पास क्या हो, व्हेन फोर्स इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास फोर्स ही ना हो। फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस, जब फोर्स ही ना हो। जब फोर्स ना हो तो हमारे पास वर्क डन क्या होगी, वो 0 होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर फोर्स की जगह क्या पुट करें, 0 पुट करें तो एनीथिंग डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 आता है। लेकिन सवाल ये है कि फोर्स 0 कब होगा। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है आपने, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था मोशन और मोशन के टाइप्स पढ़े थे, हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे जब हमारे पास एक बॉडी हो, पर एक बॉडी है जो मूव कर रही है किस तरह, यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये तो ना डायरेक्शन चेंज कर रही है ना स्पीड चेंज कर रहा है। जब ना डायरेक्शन चेंज कर रहा हो ना स्पीड चेंज कर रहा हो तो उस वक्त हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो है वो उसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं आता,
उसमें चेंज नहीं आता। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो है। जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो उस वक्त बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। हमने एक्सप्लेन किया था कि एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड और दो चीज़ों पे, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। स्पीड कम या ज़्यादा हो रहा हो तो एक्सेलरेशन है, या डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन है। यहाँ पर तीनों में कोई भी नहीं है तो बॉडी में एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। जब फोर्स ज़ीरो होगा तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो याद रखना है, जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो उस वक्त हमारे पास वर्क डन क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होगा, जब आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी जो है वो मूव ही ना करे तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हमारे पास जो मून है, अर्थ है, क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और ये हमारे पास मून है। तो ये क्या करते हैं, मून इससे इस तरह रिवॉल्व होती है। तो क्या ये जो सर्कुलर मोशन हो रही है यहाँ पर, ये वर्क डन कर रहा है, ये मून जो है वर्क डन कर रही है कि नहीं? तो आपने सिंपल कहना है कि नहीं, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है या टेंजेंशियल स्पीड है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है, तो वो दोनों एक दूसरे के दरमियान 90 एंगल बनाती है। तो cos 90 डिग्री किसके बराबर होती है, ज़ीरो के बराबर होती है। तो उस वक्त हमारे पास, या cos 90 ज़ीरो के बराबर होती है, उस वक्त वर्क डन क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। और जब बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो जाए और यहाँ तक वापस आ जाए, जो जहाँ से उसने स्टार्ट लिया है उस जगह पर वापस आ जाए, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो हो गया, ठीक है। नंबर 3, एंगल हमारे पास क्या हो, वो 90 डिग्री हो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो, वो परपेंडिकुलर हो हमारे पास, तो उस वक्त हम कहेंगे कि वर्क डन क्या है, वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि वर्क डन थीटा पे डिपेंड करती है। और अब इसके बाद जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पर देख ले, रिमेंबर, ठीक है। इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब हमारे पास थीटा क्या हो, थीटा हमारे पास ज़ीरो हो। जब थीटा ज़ीरो हो तो उस वक्त थीटा ज़ीरो कब होगा, जब ये बॉडी है इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में और ये मूव भी इसी डायरेक्शन में करे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो तो उस वक्त थीटा क्या होगी, ज़ीरो होगी। आपने याद रखना है कि कॉस ज़ीरो किसकी बराबर है, कॉस 0 डिग्री किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1। और किसी भी चीज़ के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अरे हाय, 1 नहीं आएगा, ठीक है। अब एफ एस के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एफ एस आएगा। लकीर की फ़कीर, समझ आ गया, ठीक है। तो W इज इक्वल टू एफ एस, कॉस थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा उसको हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क डन। यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन, जब थीटा क्या हो, ज़ीरो हो, याद रखना है। नंबर 2, अगर हमारे पास थीटा किसके बराबर हो, थीटा हमारे पास 90 के बराबर हो, तो उस वक्त हमारे पास जो cos 90 है, cos थीटा जो है, cos 90 डिग्री हमारे पास ज़ीरो के बराबर होती है, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास जो वर्क डन होगा, वर्क डन हमारे पास ज़ीरो होगी। यानी हम कहेंगे कि मिनिमम वर्क डन, मिनिमम हमारे पास क्या है, मिनिमम वर्क डन। तो उसको हम कहते हैं कि इस वक्त जो वर्क डन हुआ है वो ज़ीरो है, मिनिमम है। और ये कब ज़ीरो कब होगा, देखो हमारे पास ये है ना, पोर्टर, PORTER, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। पोर्टर उस इंसान को कहते हैं जब आप किसी अड्डे में जाते हैं और आपके पास सामान हो तो वो आपसे सामान लेता है और सर पर इस तरह रखता है, ठीक है। इस तरह सर पर रखता है और आपको कहते हैं कि विच रूम या विच कार, ठीक है, वो इस तरह कहते हैं, तो उसको पोर्टर कहते हैं। जब वो सामान इस तरह सर पर रखते हैं, ठीक है, जब इस तरह सर पर रखेगा तो आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, और वो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देख ले, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, दरमियान में कितना एंगल बन रहा है, 90 एंगल बन रहा है। तो उस वक्त वर्क डन क्या होगी, ज़ीरो होगी। आप तो कर रहे हैं साइंटिफिकली वर्क डन ज़ीरो है, लेकिन
रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा, मिनिमम होगा, ये भी याद रखना है। अगर थीटा क्या हो, थीटा 180 डिग्री की बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, 180 डिग्री की, तो उस वक्त जो हमारे पास वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। थीटा कब 90 होगी, ये भी याद रखना है। देखो, अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास ये मेरे पास बैग है ना, खुद का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये बैग है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरह ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, वर्क मैं कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ऊपर की डायरेक्शन, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ हो रही है, वो भी ऊपर हो रही है, तो वर्क डन बाय मशाल इज पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर है। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी को देख ले, ग्रेविटी भी फोर्स है, वो चीज़ों को नीचे की तरफ खींच रही है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर हो रही है, वर्क डन फोर्स किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो इसके दरमियान अब कितनी एंगल बन रही है, इसके दरमियान अब 180 डिग्री बन रही है, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जब ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस वक्त हमारे पास जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो नंबर 1, इस वक्त वर्क डन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव होगा। ड्यू टू फ्रिक्शन, जब एक बॉडी क्या कर रही हो, मूव कर रही हो इस तरफ, ठीक है, तो बॉडी की डायरेक्शन इस तरफ है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वक्त भी फ्रिक्शन के दौरान भी वर्क डन क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम टाइप्स पढ़ते हैं किस चीज़ की, टाइप्स ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एंगल नॉट डायरेक्शन, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वर्क जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो एंगल पे डिपेंड करती है। तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वाले एंगल को क्या करते हैं, इसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, वर्क डन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो वर्क डन कब ज़ीरो, कब पॉजिटिव होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, वो सेम डायरेक्शन में हो, तो उस वक्त हम कहेंगे कि वर्क डन क्या है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि उस वक्त कॉस थीटा क्या होती है, वो ज़ीरो होती है, वो 90 नहीं हो, वो 90 वो ज़ीरो, कॉस थीटा क्या होती है, ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो 1 के बराबर होती है, तो उस वक्त मैक्सिमम वर्क डन होता है। तो जब हम कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। जब लेस देन 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम वर्क डन होगा, ये याद रखना है, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस वक्त हम कहेंगे कि नेगेटिव वर्क डन हो रही है। इसका मतलब ये है कि थीटा जो है वो ग्रेटर, सिंपल थीटा इज लेस देन 90, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कि थीटा इज ग्रेटर देन 90, यहाँ पर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है, तो मैक्सिमम वर्क डन होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वर्क डन, इस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि वर्क डन बाय मशाल इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज आल्सो नेगेटिव, ठीक है। फिर इसके बाद है वर्क डन ज़ीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फोर्स इस डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, तो इसके दरमियान 90 एंगल हो, तो उस वक्त cos 90 ज़ीरो के बराबर होती है, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो है वो वर्क डन ज़ीरो होगी, ठीक है। तो इसको समराइज़ करते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो किसकी बुनियाद पर होगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिसाइड दैट इफ़ वर्क इज़ पॉजिटिव, इफ़ वर्क इज़ नेगेटिव और वर्क इज़ ज़ीरो। ये आपको कौन बताएगा, ये आपको एंगल बताएगा, ठीक है। तो इन सब का मतलब ये है कि मेंटल लेबर इज़ नॉट कंसिडर वर्क एज पर साइंस, कि हम जो जहनी तौर पर जितनी भी काम करते हैं इसको हम वर्क नहीं कहते। होप आपको ये समझ में आया होगा कि वर्क क्या है, कितने टाइप्स है, पॉजिटिव कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ज़ीरो कब होगा, किसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, किसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये नेगेटिव होगा, ये एंगल की बुनियाद पर कहते हैं। ये भी आपको समझ आ गया कि स्केलर क्यों है, ठीक है, किस वक्त जो है वर्क डन ज़ीरो होती है। इसके बाद आपके पास है 6.1 एग्जाम्पल है, ये आपने क्या करना है, ये आपने कॉपी में लिखना है, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और असाइनमेंट है वो भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। Thank you very much for listening. Stay blessed, be happy and enjoy your vacation. Thank you.